राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में व्यवसाय वेल्डर के विषय सैद्धांतिक में अंकित प्रसंग वेल्डिंग दोष पर मैं आज आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। मैं पंकज कुमार, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सहारनपुर में वेल्डर पद पर कार्यरत हूं। आज हम वेल्डिंग डिफेक्ट यानी वेल्डिंग दोष के बारे में आपके साथ में डिस्कस करेंगे। व्यवसाय वेल्डर विषय वेल्डिंग दोष प्रशिक्षण आपको वेल्डिंग के जो दोष हैं उसके बारे में आपको आज प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। वर्कशॉप में जब वेल्डिंग द्वारा पार्टों को जोड़ा जाता है तो जोड़ में कुछ न कुछ कमियां रह जाती हैं, जिसे वेल्डिंग दोष कहते हैं। वेल्डिंग में आने वाले दोष को दो प्रकार से हम विभाजित करते हैं या दो प्रकार से हम जानते हैं, जो कि बाहरी दोष और आंतरिक दोष। आज मैं आपको बाहरी दोष के बारे में बताऊंगा। कंटेंट: वेल्डिंग में उत्पन्न होने वाले बाहरी दोष कौन कौन से हैं। यानी जब हम वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग बीड में जो दिखने वाले हमारे विजुअल जो हमें साफ दिखाई देते हैं, वो वेल्डिंग डिफेक्ट कौन कौन से हैं वह निम्नलिखित हैं। नंबर 1 आपका स्प्रेटर, नंबर 2 पर आपका है डिस्टॉर्शन, नंबर 3 पर आपका है अंडरकट, अंडरकट के बाद आपका है ब्लो होल, ब्लो होल के बाद है पिन होल, पोरोसिटी, ओवरलैप, क्रैटर, क्रैक व टेढ़ी मेढ़ी बीड। इन सभी दोषों के बारे में आपको आज बताया जाएगा जो कि वेल्डिंग बीड में आते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्प्रेटर से। वेल्डिंग बीड में यह दोष अधिकतर आपको देखने में मिलेगा। जैसे जब हम वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग बीड के जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, दोनों किनारों पर वेल्डिंग बीड के दोनों किनारों पर ये ब्लैक ब्लैक करके जो आपको स्पॉट दिखाई दिए गए हैं, ये स्प्रेटर है। इनको स्प्रेटर कहा जाता है। यह है जब वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग में हाई करंट होने के कारण या आर्क लेंथ ज़्यादा होने के कारण वेल्डिंग बीड में स्प्रेटर का दोष आता है। क्योंकि अगर वेल्डिंग करंट ज़्यादा होगा तो हमारा मेटेरियल अधिक पिघलेगा और अधिक पिघलने के कारण वह वेल्डिंग बीड के आसपास छिटक कर बूंद बूंद के रूप में गिर जाएगा, जो एक छोटे छोटे कणों के रूप में चिपक जाता है, जिसे स्प्रेटर का दोष कहा जाता है। यह दोष आने का दूसरा कारण है आर्क लेंथ का बड़ा होना, जिसे हम लॉन्ग आर्क लेंथ भी कहते हैं। अगर हम वेल्डिंग करते समय लॉन्ग आर्क लेंथ रखेंगे, अगर हमारी आर्क की लेंथ या हम कह सकते हैं कि जॉब और इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी अधिक होगी तो आर्क लेंथ बढ़ेगी, जिसके कारण मेटल ज़्यादा दूरी से वेल्डल पूल में डलने के कारण वह बूंद बूंद के रूप में छिटक जाता है, जो कि वेल्डिंग बीड के दोनों ओर ये एक बूंद बूंद के रूप में आपको जो नज़र आ रहा है, ये आपको दिखाई देगा, जिसको हम स्प्रेटर कहते हैं। इसके बाद आपका
हम दूसरी अब डिस्कशन करेंगे आपके पास डिस्टोर्शन। डिस्टोर्शन यह वेल्डिंग दोष जैसे कि आप चित्र में भी देख रहे हैं, जॉब का वेल्डिंग करने के बाद सिकुड़ जाना, आम भाषा में अगर हम कहेंगे सिकुड़ जाना, या वेल्डिंग करने के बाद जॉब का अपने आकार में बदल जाना, यानी जो आपका पहला आकार है वेल्डिंग का जॉब का उसमें बदल जाता है। जैसे इसमें आप देख रहे हैं ये आपका वेल्डिंग डिफेक्ट है जिसमें कॉर्नर दोनों की तरफ नीचे की ओर मुड़ गए हैं, ऊपर से किनारे दोनों की ऊपर की ओर मुड़ गए हैं। ठीक इसी प्रकार आप दूसरे चित्र में देखेंगे, ये इस तरीक़ा से आपका ये हाफ राउंड की शेप में आपका जो जॉब है वो घूम गया है। जो डॉटेड से दिखाया गया है वो जॉब की सही स्थिति है। इस वाली जॉब में भी आप देखेंगे कि वेल्डिंग जॉब वेल्डिंग होने के बाद टेढ़ा हो गया है, बीच में से आपका देखा होगा दोनों किनारे नीचे की साइड हो गए हैं। तो इसको हम अगर कहेंगे कि वेल्डिंग करते समय या वेल्डिंग करने के बाद वेल्डिंग जॉब का सिकुड़ जाना या अपने पहले आकार से परिवर्तन हो जाना डिस्टॉर्शन कहलाता है। अब बात आती है कि डिस्टॉर्शन आता क्यों है। डिस्टॉर्शन आने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे वेल्डिंग करंट का अधिक होना, नंबर 2 सही एज प्रिपरेशन का तैयारी न होना, जिग और फिक्सचर का यूज न करना। तो अगर हमें डिस्टॉर्शन को रोकना है तो हम क्या करेंगे, पहले जॉब की सही तरीके से एज प्रिपरेशन करेंगे। जैसे कि इसमें ये वी दिया हुआ है, इस वी की सही तरीके से एज प्रिपरेशन करेंगे और इस पीस को दोनों ओर से हम सी क्लैंप से क्लैंप करेंगे तो हमारा डिस्टॉर्शन जॉब में आने की संभावना बहुत कम हो जाती है। इसका को प्री हीटिंग भी किया जा सकता है। अगर जॉब के अंदर डिस्टॉर्शन होने की संभावना आपको आ रही है तो हम उसके से पहले जॉब को प्री हीटिंग भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो आपका अगला जो वेल्डिंग दोष है वो है अंडर कट। अंडर कट, अब अंडर कट किसे कहते हैं पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। वेल्डिंग करते समय वेल्डिंग बीड के दोनों किनारों यानी टो पर लगातार कट का निशान बना जाता है जिसे अंडरकट कहते हैं। यानी अब सिंपल भाषा में अगर हम इसको कहें कि ये आपकी वेल्डिंग बीड है, ये राउंड टाइप की आपको जो दिख रही है ये वेल्डिंग बीड है और इसके जो दोनों किनारे हैं जिसको हम टो बोलते हैं, इस पे दोनों पर ये लगभग 2 mm का 1.5 से 2 mm के दोनों किनारों पर ये कट के निशान बन जाते हैं, जिससे क्या होता है हमारी वेल्डिंग जो है, हमारी जो वेल्डिंग का जो जॉब है वो कमज़ोर हो जाता है, जिसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। इसकी पहचान यही है, जैसे आपने देखा होगा किसी नहर के दोनों किनारों पर जब पानी सूख जाता है तो दोनों किनारों पर कट के निशान बने हुए आपको दिखते हैं। ठीक उसी प्रकार वेल्डिंग बीड के दोनों किनारों पर लगातार ये कट के निशान बन जाते हैं, जिसे हम अंडरकट कहते हैं। अब बात ये आती है कि अंडरकट आता क्यों है, अंडरकट आने का कारण क्या है। अंडरकट आने का भी कारण सबसे अधिक अंडरकट अधिक करंट के कारण आता है। नंबर 2, अगर हमारा इलेक्ट्रोड एंगल सही नहीं है तो भी आपका अंडरकट जॉब वेल्डिंग जॉब में आएगा। तो अंडरकट न आए इसके लिए हमें वेल्डिंग करंट सही रखना पड़ेगा और इलेक्ट्रोड एंगल का भी चुनाव सही एंगल पर ही आपको करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। अगला दोष आता है ब्लो होल। ब्लो होल यानी वेल्डिंग करते समय वेल्डिंग बीड में कहीं कहीं पर 2 या 3 mm तक के होल
बन जाते हैं, जिसे ब्लो होल कहते हैं। अब ब्लो होल कि अगर मैं आपको आम भाषा में बताऊं तो जैसे वेल्डिंग हम बीड करते हैं, तो वेल्डिंग बीड के ऊपर ये आपने ये चीज़ देख रहे हैं, ये आपका एक होल बन जाता है, जैसे जिसका डाया 2 से 3 mm लगभग होता है। इसको हम ब्लो होल कहते हैं। इसके कारण भी क्या होगा, आपका वेल्डिंग जो है वो इनकम्प्लीट ही माना जाएगा, क्योंकि ये एक दोष है। जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा, जब तक ये सही नहीं होगा, तो जैसे आपका अगर इसके अंदर आपको लीकेज आ जाएगी, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो ब्लो होल जो है आपका वेल्डिंग बीड में नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे पिन होल की। पिन होल, अभी इससे पहले जैसे हमने ब्लो होल की बात की थी, ब्लो होल थोड़ा बड़ा होल होता है, 2 से 3 mm का होता है। ठीक उसी प्रकार वेल्डिंग करते समय वेल्डिंग बीड में लगभग 1 मीटर की दूरी के अंतर्गत कुछ बारीक बारीक होल बन जाते हैं, जिन्हें पिन होल कहते हैं। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये एक पिन जैसा होल है। जैसे आपने किसी पेपर में ऐसे पिन घुसा दें और पिन को निकालें, एक छोटा सा होल बन जाता है, उसको हम पिन होल कहेंगे। यानी वेल्डिंग बीड में एक बारीक बारीक पिन जैसा, सुई की नोक जैसा जो होल बन जाता है कुछ कुछ दूरी पर, यानी कुछ दूरी अधिक, जैसे 1 मीटर में 1 या 2 अगर आता है ये दोस्त, तो उसको आप पिन होल कहेंगे। अब इसको बात आती है कि पिन होल आता क्यों है। पिन होल आने का कारण अधिकतर वेल्डिंग लाइन पर, जिस वेल्डिंग लाइन पर या जिस बीड पर हम, जिस जगह पर वेल्डिंग बीड कर रहे हैं, वहाँ पर डस्ट का होना या धूल का कण होना, यही इसका कारण है। जंग होना, जंग अगर होगा, रस्ट जिसको हम बोलते हैं जंग, और धूल होकर होगी उस एरिया में, जिस एरिया पे हम वेल्डिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपका पिन होल आएगा। पिन होल न आए, इसके लिए क्या करेंगे हम? इसके लिए हम वेल्डिंग सरफेस को, जिस एरिया पर हमको वेल्डिंग करना है, जिस एरिया पर वेल्डिंग बीड लगानी है, उसको हमें अच्छे तरीके से साफ करना पड़ेगा। उसके बाद हम वेल्डिंग करेंगे, तब हमारे यहाँ पिन होल का दोष नहीं आएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारे पास आता है पोरोसिटी। पोरोसिटी किसे कहते हैं? वेल्डिंग करते समय वेल्डिंग बीड में लगातार बारीक बारीक होल का बनना पोरोसिटी कहलाता है। जैसे मैं आम भाषा में बता दूं आपको, अभी हमने आप इससे पहले आप ये बात की थी पिन होल की। पिन होल कुछ कुछ दूरी पर आते हैं, ठीक वही पिन होल यानी बारीक बारीक होल अगर एक लाइन में लगातार आ जाए, जैसे आपके ये चित्र में देख रहे हैं, लगातार आ रहे हैं पिन होल, तो उसको हम पोरोसिटी का नाम देंगे। जैसे अगर कोई कपड़े पर सिलाई की गई है और उस धागे को हम उखेड़ दें, तो जो वो बारीक बारीक होल लगातार दिखाई देंगे। इस प्रकार का अगर होल बीड में लगातार ये नज़र आते हैं, तो आप समझ लें कि ये पोरोसिटी का दोष है। अब बात आती है कि पोरोसिटी का दोष आता कैसे है, पोरोसिटी आती क्यों है? पोरोसिटी के आने का दोष कई हो सकते हैं। जैसे नंबर 1, अगर वेल्डिंग, जिस एरिया में वेल्डिंग कर रहे हैं वहाँ पर ऑयल लगा है, ऑयल, ग्रीस, या आपका लगातार जंग लगा हुआ है, लगातार धूल पड़ी हुई है, तो वेल्डिंग करते समय पोरोसिटी का दोष आएगा। अगर हम मिग या मैग वेल्डिंग कर रहे हैं, तो हमारे जो एक्टिव गैस है, जो शील्डिंग गैस है, उसका बहाव सही तरीके से न आना, उसका फ्लो सही तरीके से न आना भी पोरोसिटी का कारण बन जाता है। तो अगर हमें पोरोसिटी का दोष दूर करना है, तो वेल्डिंग सरफेस को हमें अच्छी तरीके से
साफ करना पड़ेगा, नीट एंड नीट क्लीन करना पड़ेगा, जिससे जंग, धूल, मिट्टी, ऑयल, ग्रीस वगैरह जो भी लगा हो उसको हमें अच्छी तरीके से रिमूव करना पड़ेगा। उसके बाद हमें वेल्डिंग करना है तो पोरोसिटी हमारी नहीं आएगी। इसके बावजूद भी अगर पोरोसिटी आती है तो हमें उस एरिया को गैस फ्लेम से गर्म करना है, गैस फ्लेम से प्रीहीट करना है, और प्रीहीट करने के बाद हम वेल्डिंग करेंगे तो हमारा यह दोष बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब नेक्स्ट आता है आपका वेल्डिंग दोष में ओवरलैप। ओवरलैप किसे कहेंगे? वेल्डिंग करते समय वेल्डिंग बेड पर वेल्ड धातु का अधिक जमाव ओवरलैप कहलाता है। यानी सीधी सी बात है, अगर हमें वेल्डिंग करते समय वेल्डिंग की जो बीड है इसकी ऊंचाई ये अधिक हो जाती है, तो जैसे हमको अगर 1 mm इसकी का उभार चाहिए और यह 3 mm हो जाता है या उससे ज़्यादा हो जाता है तो हम उसको ओवरलैप कहेंगे। इस ओवरलैप का नुकसान क्या है? अधिक फिलर मेटल हमारा वेस्ट होगा, जॉब पर एक ओवर वेट पड़ेगा, खर्च हमारा ज़्यादा आएगा और बीड को हमें जो है वो देखने में भी सुंदर नहीं लगेगी। अभी नेक्स्ट आपका जो है ये दोष आपका क्रैक है। वेल्डिंग करते समय वेल्डिंग बीड के अंत में कट का निशान बन जाता है, वह क्रैटर कहलाता है। इसका मतलब है जब हम वेल्डिंग करते हैं, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ से हमने वेल्डिंग स्टार्ट किया और वेल्डिंग का स्टार्ट करते करते यहाँ पे लास्ट में हम इलेक्ट्रोड को उठाते हैं तो यहाँ पर एक कट का निशान ये बन जाता है, जो कि वेल्डिंग दोष कैरेक्टर कहलाता है। इससे क्या होगा? वेल्डिंग यहीं से कमज़ोर हो जाएगी और यहीं से टूटना शुरू हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा दोष है क्रैटर। इसको रिमूव करने के लिए हमें जब हम वेल्डिंग करते हुए जाते हैं तो इलेक्ट्रोड को डायरेक्ट नहीं उठाना है। हमको क्या करना है? 10 mm इसको हल्का बैक ला करके इलेक्ट्रोड को जब उठाना है, जिससे हमारा क्रैटर का दोष खत्म हो जाएगा। अभी बात आती है नेक्स्ट जो आपका दोष है वो है क्रैक। अब क्रैक के बारे में हम जानेंगे। वेल्डिंग करने के बाद वेल्डिंग बीड के में दरारें पड़ जाती हैं, जिसे क्रैक कहते हैं या जो कि क्रैक कहलाता है। यानी जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये वेल्डिंग बीड है और इसमें ये आप एक हल्का सा ब्लैक कलर की लाइन देख रहे हैं बीच में, ये वाली, इसको क्रैक कहते हैं। दरारें हम जिसको हिंदी में कह सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा मिट्टी में सूखने के बाद दरारें पड़ जाती हैं, ठीक उसी प्रकार इसमें ये हल्की हल्की दरारें वेल्डिंग के अंदर पड़ जाती हैं, तो हम इसको क्रैक कहते हैं। जैसे आपने यहाँ पे देखा होगा, ये भी क्रैक है और ये भी क्रैक है, ये क्रैक आ जाते हैं। इन क्रैक का आना का दोष या आने का कारण भी यही है कि वेल्ड मेटल का जल्दी ठंडा हो जाना। इसलिए हम वेल्ड मेटल को जल्दी ठंडा ना होने दें, उसके ऊपर जमा स्लैग जल्दी न उतारें, एक टाइम के अनुसार ही उसको उतारें, जिससे हमारे अंदर वेल्डिंग बीड के अंदर क्रैक के दोष न आए। अभी नेक्स्ट जो हमारा जो दोष है वो है टेढ़ी मेढ़ी बीड, जिसको हम जिग जिग बीड भी कहते हैं। अब ये क्या कैसे आती है? वेल्डिंग करते समय वेल्डिंग बीड का वेल्डिंग लाइन के इधर उधर हो जाने को टेढ़ी मेढ़ी बीड कहते हैं। सीधी सी बात है, वेल्डिंग सीधा या वेल्डिंग लाइन पर न होना, वेल्डिंग का इधर उधर हो जाना टेढ़ी मेढ़ी बीड कहलाता है। जैसे आपने देखा है, ये यहाँ से वेल्डिंग चल रही है, यहाँ से थोड़ा नीचे आ गई है, फिर ये ऊपर आ गई है, फिर नीचे आ गई है, तो इसको हम टेढ़ी मेढ़ी बीड कहेंगे, यानी बीड का सीधा
न होना। इससे क्या है, जोड़ की जो ताकत है हमारी वो कम हो जाती है। धन्यवाद। ये थे आपके वेल्डिंग डिफेक्ट। इसके बारे में मैंने आपको बताया। अगर इससे संबंधित कोई क्वेश्चन है आपको पुटअप करना है, कुछ आपके समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।